हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हमारी क्लास है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रपोजल का कम्युनिकेशन होता है, कैसे एक्सेप्टेंस होता है और कैसे उसका रिवोकेशन होता है। उसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन एग्रीमेंट एंड अ कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एग्रीमेंट क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। ये हम लास्ट की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। बस अभी हमें सिर्फ एक डिफरेंस डिस्कस करना है। कॉन्ट्रैक्ट एक एनफोर्सिएबल एग्रीमेंट होता है बाय लॉ, जबकि एग्रीमेंट एक एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस होता है जो कि फॉर्म करता है कंसिडरेशन। कॉन्ट्रैक्ट्स एनफोर्सिबल होते हैं, एग्रीमेंट्स नॉट एनफोर्सिबल होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड करते हैं एग्रीमेंट को और एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट को इंक्लूड नहीं करते। अगर एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट्स को इंक्लूड करने लगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही कहलाएंगे। ओनली लीगल एग्रीमेंट्स आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड एनी एग्रीमेंट में बी बोथ लीगल और इलीगल। एग्रीमेंट जो है वो लीगल भी हो सकता है, इलीगल भी हो सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का लीगल होना ही नेसेसरी है। Every contract contains a legal obligation, whereas it is not necessary for every agreement to have a legal obligation. तो ज़रूरी नहीं है कि हर एग्रीमेंट के अंदर कोई लीगल ऑब्लिगेशन ही हो, बट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लीगल ऑब्लिगेशन होना नेसेसरी है। अब हम डिस्कस करते हैं कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन कैसा होता है। चैप्टर 1 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो देता है प्रोविजंस ऑफ एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन, रिवोकेशन ऑफ अ प्रपोजल फ्रॉम सेक्शन नंबर 3 to 9। ये उसके अंदर डिस्कस किया गया है। अब प्रपोजल एक्चुअल में होता क्या है, तो जब एक पर्सन सिग्निफाई करता है दूसरे को अपनी विलिंगनेस कि वो कुछ करना चाहता है या फॉर एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग विद अ व्यू, इस व्यू के साथ में कि वो उस पर उसकी क्या चाहता है, असेंट चाहता है, तो वो क्या कर रहा है, प्रपोजल रख रहा है। यानी कि जैसे मैंने कहा कि मैं अपना घर बी को बेचना चाहती हूँ 50 लाख में, तो उसमें क्या हो गया, ये एक प्रपोजल हो गया कि मैंने अपनी विलिंगनेस शो करी है सामने वाले पर्सन बी को कि मैं तुम्हें अपना घर बेचूंगी 50 लाख रुपए में, क्या तुम इस घर को खरीदना चाहोगे या नहीं। पर्सन जो प्रपोजल रख रहा है वो प्रॉमिसर होता है, जो उसे एक्सेप्ट कर रहा है वो प्रॉमिसी होता है। यानी कि मैंने प्रपोजल रखा तो मैं प्रॉमिसर हूँ, और अगर बी उसको एक्सेप्ट करता है तो बी क्या हो जाएगा, प्रॉमिसी हो जाएगा। अब लीगल प्रोविजन जिनके ऊपर कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल जो है वो बेस्ड है। सेक्शन नंबर 3 बात करता है, प्रोवाइड्स फॉर कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, कि प्रपोजल का कम्युनिकेशन कैसे होगा, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन कैसे किया जाएगा। तो इसमें आता है कि एज पर दिस सेक्शन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस शैल बी डीम टू हैव बीन मेड बाय एन एक्ट और ओमिशन, कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन जो है वो कोई एक्ट करके या कोई ओमिशन करके क्या करा जा सकता है, दिखाया जा सकता है, बताया जा सकता है। और बाय विच ही इंटेंट्स टू कम्युनिकेट, या फिर वो किस इंटेंशन के साथ में कम्युनिकेट करता है, किस तरीके से, या क्या इफेक्ट होगा ऑफ कम्युनिकेटिंग इट। इन तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन को शो कर सकते हैं। अब प्रपोजल इज कम्युनिकेटेड, प्रपोजल कम्युनिकेटेड तब होगा व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ अ पर्सन टू हुम इट वाज मेड। जिस पर्सन को आप प्रपोजल रख रहे हो, जब उस पर्सन की नॉलेज के अंदर आ जाएगा तो प्रपोजल का कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। Communication begins when the proposal is put into the course of transmission on to the offeree। Communication तब स्टार्ट होता है जब प्रपोजल जो है वो ट्रांसमिशन के कोर्स में रखा जाता है। किसके ट्रांसमिशन में, ऑफरी के ट्रांसमिशन के कोर्स के अंदर, यानी कि जिस पर्सन को हम ऑफर कर रहे हैं। यूजुअली इंग्लिश लॉ के अंदर टर्म ऑफर यूज किया जाता है, बट हमारे इंडियन लॉ के अंदर हम टर्म प्रपोजल यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए राइट्स अ लेटर मेकिंग अ प्रपोजल टू बी। तो कम्युनिकेशन कब स्टार्ट होगा, जब ए जो है उस लेटर को पोस्ट कर देगा, और वो कंप्लीट कब हो जाएगा, जब बी जो है उस लेटर को रिसीव कर लेगा और उस लेटर को पढ़ लेगा। तो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल जो है वो तब कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा। तो अगेंस्ट अ प्रपोजल व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ एक्सेप्टर। यानी कि प्रपोजर के
अगेंस्ट में कब होगा, जब उसे ट्रांसमिशन कोर्स के अंदर रख दिया जाएगा जिसमें वो उसकी एक्सेप्टर की पावर से क्या हो जाएगा, बाहर होगा। और अगेंस्ट दी एक्सेप्टर, एक्सेप्टर के अगेंस्ट में कब कंप्लीट होगा, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ अ प्रपोजर, जब वो प्रपोजर की नॉलेज के अंदर आ जाएगा तब वो उसके अगेंस्ट द एक्सेप्टर क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड। अब हम देखते हैं कि एंसन क्या कहते हैं। एंसन कहते हैं कि एक्सेप्टेंस इज टू दी ऑफर व्हाट अ लाइट मैचेस इज टू ट्रेन ऑफ अ गन पाउडर, यानी कि एक्सेप्टेंस ऑफर इज टू दी ऑफर का मतलब ये हुआ कि जैसे आप माचिस की तिल्ली जलाते हो किसी भी जो ट्रेन ऑफ गन पाउडर यानी कि जो बारूद है उस पर, तो वो जल के क्या हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो चीज़ है वो हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर ट्रू नहीं है, क्योंकि जो एक्सेप्टेंस है उसे क्या किया जा सकता है, रिवोक भी किया जा सकता है। तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो कब कंप्लीट होगा, अगर हम इस एग्जाम्पल के अंदर देखें कि ए प्रपोजेज बाय लेटर टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर 50,000, बी उसको एक्सेप्ट कर लेता है बाय पोस्टिंग अ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। तो अगेंस्ट बी, एक्सेप्टर के अगेंस्ट में कब कंप्लीट होगा, जब लेटर को पोस्ट कर दिया जाएगा। और अगेंस्ट बी कब कंप्लीट होगा, जब ए जो है वो लेटर को क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा। और सेम इसी वे के अंदर भी क्या होता है हमारा, इसी तरीके से हमारा रिवोकेशन ऑफ जो होता है कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन भी कंप्लीट होता है। कब कंप्लीट होता है, अगेंस्ट प्रपोजर जो कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन है वो पुट इट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन एज टू दी आउट ऑफ द पावर ऑफ एक्सेप्टर, और अगेंस्ट द पर्सन whom टू इट was मेड मीन्स, तो वो कब होगा, व्हेन इट कम्स टू हिज नॉलेज। यानी कि अगर इसको हम एग्जाम्पल से समझे, जैसे ए जो है वो क्या करता है, लेटर दे, वो सेम एग्जाम्पल हम ये वाला ही लेंगे कि ए ने क्या किया, लेटर भेजा बी को कि वो बी को क्या करना चाहता है, अपना घर बेचेगा एट अ सर्टेन प्राइस। तो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट हो गया जब बी ने लेटर को एक्सेप्ट रिसीव कर लिया। बी जब एक्सेप्ट कर लेता है ए के प्रपोजल को बाय अ लेटर सेंट बाय अ पोस्ट, तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस भी कंप्लीट हो गया। ए के अगेंस्ट में जब लेटर पोस्ट हो गया और बी के अगेंस्ट में जब लेटर रिसीव्ड हो गया। अब ए क्या करता है, वो अपने प्रपोजल को रिवोक कर देता है टेलीग्राम के थ्रू। तो रिवोकेशन अगेंस्ट ए कब पूरा हो जाएगा, रिवोकेशन अगेंस्ट ए तब पूरा होगा जब टेलीग्राम क्या कर दे, डिस्पैच हो जाएगा, यानी कि उसके उधर से वो मैसेज डिस्पैच हो जाएगा। और वो कंप्लीट कब होगा एज अगेंस्ट बी, जब बी उसको क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा। सेम यही एक्सेप्टेंस में भी होगा, अगर बी जो है वो अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर देता है टेलीग्राम के थ्रू, तो बी का रिवोकेशन कब कंप्लीट हो जाएगा, अगेंस्ट रिवोकेशन कब कंप्लीट होगा अगेंस्ट बी, जब टेलीग्राम डिस्पैच हो जाएगा। और कंप्लीट कब हो जाएगा, जब ए के पास में वो टेलीग्राम पहुंच जाएगा कि बी ने क्या कर दिया है, अपने प्रपोजल को जो एक्सेप्ट किया था उसने उसको रिवोक कर दिया है। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसको एक बिल्कुल शॉर्ट में वापस समझते हैं कि ए ने बी को कहा कि मैं तुम्हें अपना घर बेचूंगा सर्टेन प्राइस के ऊपर। ये कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो जाएगा प्रपोजल का, जब बी को लेटर मिल जाता है। ठीक है, अब बी क्या करता है, उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये एक्सेप्टेंस ऑफ जो कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस का वो कब पूरा होगा अगेंस्ट ए, जब लेटर पोस्ट कर दिया जाएगा अगेंस्ट बी, तब पूरा हो जाएगा। और प्रपोजल के अगेंस्ट में, ए के अगेंस्ट में कब पूरा होगा, जब ए को वो लेटर मिल जाएगा। अब मान लो ए क्या करता है, अपने प्रपोजल को रिवोक करने की बात करता है कि मैं अपने प्रपोजल को रिवोक कर रहा हूं, तो वो रिवोकेशन का किस पे डालता है, टेलीग्राम पे डालता है। तो ए के अगेंस्ट में तो कब हो जाएगा, जब ए ने वो टेलीग्राम पे डाल दिया और वो मैसेज क्या है वो डिस्पैच हो चुका है। और बी के अगेंस्ट में कब होगा, जब बी उसको रिसीव कर लेगा। सेम यही चीज एक्सेप्टेंस में भी आती है कि बी ने अपने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन अब वो प्रपोजल को क्या करना चाहता है, रिवोक करना चाहता है। तो वो अपनी एक्सेप्टेंस को कैसे रिवोक करेगा, उसने भी टेलीग्राम से मैसेज कर दिया कि मैं अपना जो एक्सेप्टेंस है उसको क्या करना चाहता हूँ, रिवोक करना चाहता हूँ। तो बी के अगेंस्ट में कब पूरा होगा, जब वो मैसेज जो है वो टेलीग्राम से डिस्पैच हो जाएगा। और ए के अगेंस्ट में कब होगा, जब वो ए को रिसीव हो जाएगा। अब सेक्शन नंबर 5 जो है हमारा, वो बात करता है, प्रोवाइड कराता है रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, कि प्रपोजल जो है वो किसी भी टाइम पे रिवोक किया जा सकता है बिफोर ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड
एज अगेंस्ट प्रपोजर, यानी कि प्रपोजर के यानी कि एक्सेप्टर के अगेंस्ट में कम्युनिकेशन कंप्लीट होने से पहले, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने से पहले आप एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हो, बट उसके बाद में नहीं. An acceptance may be revoked at any time before the communication of the acceptance is complete as against acceptor, but not afterwards. जैसे ए ने प्रपोज किया बाय लेटर, मतलब प्रपोजल रखता है बाय लेटर सेंट बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू बी. बी को वो अपना घर बेचने के लिए एक लेटर पोस्ट करता है, उसमें प्रपोजल देता है. बी ने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया बाय लेटर, जो लेटर उसने भेजा गया था बाय पोस्ट. ए जो है वो अपने प्रपोजल को रिवोक कर सकता है एट एनी टाइम, यानी कि जो ए ने प्रपोजल रखा बी के पास में कि वो उसे अपना घर बेचना चाहता है, वो उसे किसी भी टाइम पे बिफोर और एट द मोमेंट उसे रिवोक कर सकता है व्हेन बी पोस्ट इज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी कि बी के लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट करने से पहले पहले ए अपने प्रपोजल को क्या कर सकता है, रिवोक कर सकता है. उसके बाद में वो उसे रिवोक नहीं कर सकता है. सेम इसी तरीके से बी अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है बिफोर वो उसके ए के पास में पहुंचे, उससे पहले वो अपनी रिवोक को क्या कर सकता है, अपनी एक्सेप्टेंस को क्या कर सकता है, रिवोक कर सकता है, उसके बाद में नहीं कर सकता है. अब इसमें ये है कुछ मेथड्स है कि वो कौन कौन से तरीके से कर सकता है. तो नोटिस देके कर सकता है, बाय लैप्स ऑफ टाइम, बाय डेथ एंड इंसेनिटी ऑफ द प्रपोजर, और बाय फेलियर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट. इन तरीके से वो कर सकता है. यही चीज को डिस्क्राइब किया गया है सेक्शन 6 के अंदर, हाउ रिवोकेशन इज मेड एंड व्हाट आर द मोड्स ऑफ रिवोकेशन. तो आप रिवोक कर सकते हो बाय कम्युनिकेशन ऑफ अ नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द प्रपोजर, कि प्रपोजर जो है वो कम्युनिकेट कर सकता है जो नोटिस ऑफ रिवोकेशन है उसका टू द अदर पार्टी. बाय लैप्स ऑफ टाइम, यानी कि जो टाइम आपको प्रोवाइड करा गया था आप उस टाइम के अंदर क्या करते हो, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो. और अगर कोई टाइम नहीं दे रखा है तो जो रीजनेबल टाइम था वो क्या कर चुका है, वो खत्म हो चुका है, और आपने अभी तक उस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया है, तो वो क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा. बाय फेलियर ऑफ एक्सेप्टर टू फुलफिल कंडीशन प्रेसिडेंट टू दी एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस करने से यानी कि एक्सेप्ट करने से पहले कोई कंडीशन प्रेसिडेंट उसने प्रपोजल ने लगाई थी, प्रोमिसन ने दी थी आपको कि आप एक्सेप्ट करने से पहले इस कंडीशन को फुलफिल करोगे, अगर आप उसको फुलफिल नहीं करते हो तो भी आपका वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. अगर प्रपोजर की डेथ हो जाती है या वो इंसेन हो जाता है तो वो कब रिवोक होगा, वो तभी रिवोक होगा अगर ये फैक्ट जो है वो एक्सेप्टर की नॉलेज में आ जाता है बिफोर एक्सेप्टेंस, यानी कि उसके एक्सेप्ट करने से पहले उसको पता चल जाता है कि जिस पर्सन ने प्रपोजल रखा था उसकी डेथ हो चुकी है या फिर वो पागल हो चुका है. सेक्शन नंबर 7 कहता है कि एक्सेप्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, यानी कि किसी भी प्रपोजल को प्रॉमिस में कन्वर्ट करने के लिए एक्सेप्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए. इसी के साथ साथ में ये जो सारे पॉइंट्स है, ये जो मैनर्स दे रखे ऑफ एक्सेप्टेंस, ये भी होने चाहिए, यानी कि जो एक्सेप्टेंस है वो एक्सप्रेस्ड होनी चाहिए कुछ यूजुअल और रीजनेबल मैनर के अंदर. अगर प्रपोजल प्रिस्क्राइब करता है कोई मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस तो सेम उसी को फॉलो किया जाएगा. अगर मैनर प्रिस्क्राइब करा गया लेकिन जो एक्सेप्टेंस थी वो उस मैनर के अंदर नहीं करी गई है तो प्रपोजर क्या करेगा, एक रीजनेबल टाइम देगा आपको और उसमें वो इंसिस्ट करेगा कि आप प्रपोजल को उसी सेम वे के अंदर, उसी सेम प्रिस्क्राइब मैनर के अंदर क्या करो, एक्सेप्ट करो. अगर वो ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं करता है, यानी कि अगर वो ये 4th वाला पॉइंट नहीं करता है तो आप ये माना जाएगा कि जो भी एक्सेप्टेंस, जिस भी वे में आपने अपने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है. सेक्शन 8 बात करता है एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसिडरेशन, यानी कि एक्सेप्टेंस जो है वो आपने कैसे कर ली है, वो आपने कंडीशन परफॉर्म करके या फिर कोई कंसिडरेशन रिसीव करके आपने एक्सेप्टेंस अपनी हामी दे दी है. उसके बाद में आता है हमारा सेक्शन नंबर 9 जो बात करता है प्रोमिसेस एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड, कि जो भी प्रोमिसेस है वो एक्सप्रेस होने चाहिए या इम्प्लाइड होने चाहिए. इन सो फार द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रोमिस इज मेड इन वर्ड्स द प्रोमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस्ड, यानी कि जब तक
कोई भी प्रपोजल या किसी भी एक्सेप्टेंस ऑफ प्रॉमिस का अगर वर्ड्स के अंदर हो रहा है, बातचीत करके हो रहा है या बोलकर हो रहा है, तो वो क्या कहा जाएगा कि वो एक्सप्रेस्ड वे के अंदर किया गया है। अगर एक्सेप्टेंस और किसी तरीके से यानी कि वर्ड्स के अलावा और किसी वे के अंदर करी जा रही है तो क्या माना जाएगा, वो इम्प्लाइड कंडक्ट के अंदर करा गया है। ठीक है। और प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन एंड एक्सेप्टेंस के जो जो प्रिंसिपल्स हैं वो इसमें दे रखे हैं। जैसे कि पोस्टल रूल का हो गया। पोस्टल रूल का मतलब कि आप अपनी एक्सेप्टेंस कैसे कर रहे हो, पोस्ट के थ्रू दे रहे हो। तो कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट होगा, जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पोस्ट किया जाएगा, यानी कि जो आपके एक्सेप्टेंस का लेटर है जब वो पोस्ट हो जाएगा तो हो तब ये माना जाएगा। ठीक है। काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर में आता है कि अ काउंटर ऑफर अमाउंट्स टू द रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर, यानी कि मैंने आपको कहा कि मैं आपको मेरा फ़ोन जो है वो 12,000 में बेचना चाहती हूँ। अब आपने मेरे प्रपोजल की जगह सामने से मुझे प्रपोजल दे दिया कि मैं तुम्हें 10,000 में खरीदने के लिए तुम्हारा फ़ोन तैयार हूँ, तो ये क्या हो गया, काउंटर ऑफर हो गया। इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक ऑफर रखा कि मैं तुम्हें अपनी ए ने ऑफर करा कि मैं अपनी कार बेचूंगा 5 लाख रुपए में। बी रिप्लाई में कहता है कि मैं उसे 5 लाख में नहीं, मैं उसे 4,50,000 के अंदर खरीदने के लिए तैयार हूँ। तो ये क्या हो गया, काउंटर ऑफर हो गया। तो जो ओरिजिनल ऑफर था जिसमें ए अपनी कार को 5 लाख में बेच रहा था, वो ओरिजिनल ऑफर यहाँ पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब ये काउंटर ऑफर माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एआईबी के एग्जाम में भी आया था, इसी तरीके से इलुस्ट्रेशन दिया था और उसमें पूछा गया था कि इसमें क्या है ये। तो ये काउंटर ऑफर हो गया कि सामने से जिसको आप प्रपोजल रख रहे हो उसने सामने से दूसरा ऑफर आपको दे दिया है कि नहीं नहीं मैं इतने में नहीं, मैं इतने में खरीदने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। नेक्स्ट आता है इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन। तो इसमें जैसे टेलीफोन के थ्रू हो गया, ईमेल के थ्रू हो गया, तो जब भी वो एक्सेप्टेंस रिसीव्ड हो जाएगी बाय द प्रपोजर तो वो क्या माना जाएगा, कंप्लीट माना जाएगा। क्रॉस ऑफर का मतलब होता है कि when two parties make identical offers to each other in ignorance of each other offers, यानी कि मैंने और सामने वाली पार्टी ने जिसको मैं प्रपोजल रख रही हूँ, हम दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया है, ऑफर दे दिया है, ये जानते बिना बिना इस नॉलेज के कि मैं सामने वाली पार्टी ने भी कोई जो है वो ऑफर रखा होगा। क्रॉस ऑफर डज नॉट कंस्टिट्यूट एक्सेप्टेंस ऑफ आइदर ऑफर। क्रॉस ऑफर में किसी मतलब उसमें ये नहीं होता कि सामने वाले की एक्सेप्टेंस कर ली है फिर दूसरा ऑफर रखा जा रहा है, नहीं, इसमें दोनों में से किसी भी ऑफर के एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन नहीं हुआ होता है, कोई एक्सेप्टेंस नहीं हुई थी। एक फ्रेश एक्सेप्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अगर मैंने मान लो मैंने ए को एक लेटर लिखा कि मैं उसको अपना घर बेचना चाहती हूँ 10 लाख रुपीज़ में, मेरा लेटर जब तक उसके पास पहुँचता है उससे पहले उसने भी मुझे कोई ऑफर दे दिया कि वो मुझे अपनी कार बेचना चाहता है 5 लाख रुपए के अंदर। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, अब जब उसका लेटर मेरे पास आया तो मुझे पता चला कि उसने भी मुझे कोई ऑफर रखा है, और मेरा लेटर जब उसके पास गया तो उसे पता चला कि मैंने उसको कोई ऑफर या प्रपोजल दिया है। तो अब अगर इसको मुझे कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो हमें एक फ्रेश एक्सेप्टेंस की ज़रूरत होगी। ऐसा नहीं कि ठीक है 10 लाख में तू घर बेचेगा तो 5 में तू मेरी गाड़ी रख ले, नहीं, एक फ्रेश एक्सेप्टेंस, अलग से एक एक्सेप्टेंस होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल जो है उसको समझने के लिए, उसको समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक फंडामेंटल है टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्योंकि आगे आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे तो उसके लिए ये फंडामेंटल्स है, आपको पता होना चाहिए कि कब आपका प्रपोजल एक्सेप्ट होगा, कब उसका कम्युनिकेशन जो है ऑफ एक्सेप्टेंस माना जाएगा, कब कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन माना जाएगा। ये सारी चीज़ें हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो आज की क्लास में आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरीज है तो आप मुझे वो मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट की क्लास में आगे के सेक्शंस से डील करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।